हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 के वेक्टर जो चैप्टर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो बार बार एग्जाम में आते हैं, बार बार जो रिपीट होते हैं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, कि एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर आ जाए हम लोगों का। और कोशिश तो यही है कि जो जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उस पर बेस्ड अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन है तो तुम लोग आराम से सॉल्व कर लो। तो इसलिए चीज़ों को अच्छे से समझना और नोट जरूर करना, ठीक है। तो जो क्वेश्चन दिखाएंगे तो पहले हम 1 मिनट 2 मिनट देंगे टाइम कि आप खुद से सॉल्व कर लो, देख लो कि सॉल्व करने आ रहा है कि नहीं। अगर सॉल्व करने आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे, फिर चीज़ों को समझना कि हाँ दोबारा भूलना नहीं है। और वेक्टर बहुत सिंपल चैप्टर है, हाँ जो प्रूफ करने वाला होता है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत ईजी आता है, बहुत ईजी आता है। आराम से क्वेश्चन पढ़ोगे आराम से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले तो उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनकी तैयारी देखो भाई अभी अच्छी नहीं है, या जो सोच रहे हैं कि अब क्या करें कैसे करें, तो देखो उन सभी के लिए ये वरदान बैच 2.0 है, जो एक कंप्लीट क्रैश कोर्स है, ठीक है, जिसमें आप सभी लोगों का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। थ्योरी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाए जाएंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों ऐड होंगे। कि अगर इतना थ्योरी पढ़ने के बाद अगर इतना क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर लेते तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें देखो आपको मिलेगा क्या, जिसमें देखो डेली लाइव क्लास होगा, डेली लाइव क्लास चलेगी 9 से 10 घंटे, 9 से 10 घंटे डेली लाइव क्लास चलेगी। और उसके बाद प्लस एक्स्ट्रा तुम सब लोग को खुद से पढ़ना है 4 से 5 घंटे। और कुल मिला जुला के हमको अगर 15 से 16 घंटे अगर पढ़ना है तो इस बैच को ज्वाइन जरूर करना। आराम से ज्वाइन करो, तैयारी स्टार्ट करो अच्छे से, कि अच्छे से अच्छा नंबर आ जाए। और देखो इसमें डेली लाइव डाउट्स भी होगा, डीपीपी मिलेगा, क्लास नोट्स का पीडीएफ सब कुछ मिलेगा, एंड लास्ट में ऑनलाइन टेस्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलते हैं कि टेस्ट देना कंपलसरी है। अपने स्कूल में टेस्ट देके टॉप करो उससे कोई मतलब नहीं है। 10 लड़के 50 लड़के 100 लड़के में टॉप किए, 1000 लड़कों में आओ, पढ़े हो ना मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अपने स्थान पे उच्चतम न्यूनतम से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक तुम कंपटीशन बहुत ज्यादा लोगों में नहीं करोगे, कहां से पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी है, अच्छी है कि नहीं अच्छी है, ठीक है। तो टेस्ट जरूर देना, देखना कि हाँ रैंक अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर कुछ भी अधिक जानकारी चाहिए तो ये नंबर है, कॉल कर सकते हो 930 577 1375 पे कॉल करके जो चाहे वो आराम से पूछ सकते हो, कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो। ज्वाइन करना तो बैच को ज्वाइन कर सकते हो। लेट करोगे क्लासेस छूटेगी, बाद में उसको कवर करने में प्रॉब्लम होगा, बैकअप लेने में, क्योंकि जो चीज छूट जाता है उसको कवर करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। फिर होता भी नहीं है, उसको छोड़ के लोग आगे बढ़ जाते हैं, फिर वही चीज हमारा अधूरा रहता है। फिर अगर एग्जाम में उससे क्वेश्चन आता है तो हम लोग डर जाते हैं, और लोग सोचते हैं कि भाई ये सोचते हैं कि अगर हम जो नहीं पढ़े भैया वो एग्जाम में ना है, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है, एग्जामिनर तो कुछ भी देगा हमको, तो हमको सॉल्व करना है, इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर दो। टाइम बहुत कम बचा है, सभी लोग से बोलेंगे। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके दो आसन्न भुजाएं वेक्टर a इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप और वेक्टर b इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप है। ये हमारे पास दो वेक्टर है, मतलब समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं ऐसे बनी है जिसमें वेक्टर b ये है, वेक्टर a ये है। तो हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब ये फॉर्मूला देखो जब याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि वो फॉर्मूला आया कैसे है, ठीक है। फॉर्मूला कैसे आया था वो पता भी होना चाहिए और डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, क्योंकि हमको एग्जाम में फॉर्मूला तो करना है नहीं कि भैया फॉर्मूला कैसे आया है उस चीज को डिराइव करके बताओ, ये तो करना नहीं है। हमको तो क्वेश्चन पढ़ के देखना है कि हमको जो फॉर्मूला डिराइव किया तो उसमें हमको किस किस चीज की वैल्यू चाहिए होती है। तो हमको पता है कि जब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके जो दो आसन्न भुजा दी होती है, अगर वो दो आसन्न भुजा पता होती है तो उन दोनों का अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉस मतलब बोल सकते हो क्या, वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें अगर हम करेंगे a क्रॉस b, मतलब वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसका मापांक निकाल लेते हैं, तो वही क्या होता है उसका क्षेत्रफल होता है। और अगर उसके मापांक का अगर आधा लेते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। याद आ रहा है कि नहीं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये आना चाहिए, दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। सॉल्व करो, आंसर बताओ इसका आंसर कितना आएगा, सभी लोग सॉल्व करो, इसका बताओ आंसर कितना आएगा। दो वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया है, आराम से सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना आएगा। टाइम दे रहे हैं हम, ठीक है, चलो 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आराम से सॉल्व करो, ठीक है। जो सॉल्व किया होगा आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, उसका मापांक निकालो, देखो आंसर आता है कि नहीं। फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला लिख दे, चलो सर लास्ट में लिखेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। कर लो तुम लोग सब लोग सॉल्व, देखो आता है कि नहीं आंसर।
सबका आंसर आना चाहिए, देखो किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए। देखो अब हम करने जा रहे हैं, जिसका आंसर आया होगा अच्छी बात है, जिसका नहीं आया होगा आराम से। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, याद करना कि हमको, देखो पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मॉड में ए क्रॉस बी, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है, ठीक है। तो हमको पहले ए क्रॉस बी निकालते चलो आओ, ठीक है। अगर हमको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये फाइंड करना है, ध्यान देना, अगर हमको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करना है तो इसका मतलब क्या, वेक्टर ए लिखेंगे, वेक्टर ए कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस में क्या 4j कैप, ठीक है, इनटू में इसका मल्टीप्लाई करना है किससे, i कैप माइनस में 2j कैप और क्या प्लस में 3k कैप। अब बताओ क्रॉस वाले का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग, ऐसे डिटर्मिनेंट बनाते हैं सार्डिक की तरह, यहाँ लिखते हैं i, यहाँ लिखते हैं j, यहाँ लिखते हैं k, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना। अब इसका कोफिशिएंट लिखते हैं, इसमें i का, सॉरी i का कितना है, अरे भैया i का है 3, इसका है 4 और इसमें k तो है नहीं तो k का हो जाएगा 0। इसमें देखेंगे i का कोफिशिएंट 1, इसमें i का j का माइनस में 2, इसमें k का 3। ये समझ में आएगा नहीं दिमाग में कैसे लिखा है। देखो जब पहला लाइन लिखे हैं इसमें i का गुणांक कितना था 3, j का कितना था 4, k है नहीं तो k का 0। तो पहले लाइन में a वाले वेक्टर का जो कोफिशिएंट था उसको लिखे 3, 4, k कुछ नहीं 0। उसके बाद दूसरे लाइन में किसको लिखे, इसको, इसका यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, इसका माइनस में 2 और यहाँ पे प्लस में 3 लिख दी। अब इसको सॉल्व कर लो, जैसे हम लोग सार्डिक में प्रसार करते हैं उसी तरह से प्रसार कर दो, ठीक है। जैसे पहली पंक्ति का प्रसार करना, सोचो क्या लिखोगे, लिखोगे i कैप ब्रैकेट बनाओगे, देखो ये खत्म होता है, ये खत्म होता है, 4 का मल्टीप्लाई 3 से 4 3 12 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0 हो जाएगा, इतना आएगा। फिर बीच में जे लोगे तो बताओ साइन याद है, पहले का प्लस होता है दूसरे का माइनस होता है फिर प्लस होता है, साइन याद है, सार्डिक वाला कॉन्सेप्ट है भैया, जैसे सार्डिक में करते हो वही चीज करना है। अब देखो जे को लोगे, देखो अगर हम जे को लिए तो इसका पंक्ति गायब इसका स्तंभ गायब कर देते हैं, अगर हम जे को लिए तो इसका पंक्ति गायब इसका स्तंभ गायब, दूसरा दिमाग में तो क्या बचेगा बताओ, 3 का गुणा 3 से ये हो जाएगा 9 माइनस में क्या 1 का गुणा 0 से तो 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में कितना k कैफ। अब k कैफ लोगे तो बताओ, सोचो अगर k लिए तो k लिए तो इसका पंक्ति गायब इसका स्तंभ गायब, दिख रहा है, तो ये पंक्ति गायब ये स्तंभ गायब, तो ये बचेगा 3 का गुणा माइनस 2 से तो आ जाएगा माइनस में 6, बीच में होता है माइनस का साइन, फिर 1 का गुणा 4 से आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे घटा लो, यहाँ पे आ जाएगा 12 i कैप, ठीक है, इसको घटाओगे तो माइनस में 9 j कैप माइनस में 10 k कैप, दिख रहा है कि नहीं, नीचे कर दो इसको, चलो ठीक है, चलो दिखेगा, 1 मिनट रुक जाओ, दिखेगा कहीं नहीं दिखेगा, सबको दिखेगा, इतना आ गया, देख लो इतना सब लोग कर लोगे, 12 i कैप माइनस 9 j कैप माइनस में 10 k कैप, इतना आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद हमको क्या करना है, फॉर्मूला, चलो इसको यहीं पे निकाल लेते हैं, देखो यहीं पे निकालते हैं मापांक, ठीक है, इसे बोलते हैं ना वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी का मापांक निकालते हैं। मापांक निकालने आता है, रूट में क्या करते हैं भैया, यहाँ पे वही x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, सबका स्क्वायर प्लस कर दो, देखो कितना आता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस इसका स्क्वायर कितना 100, सबको जोड़ लो देखो कितना आता है, ठीक है, जोड़ो तो 100 हो जाएगा, 100 100 200 हो जाएगा, ठीक है, 100 और 100 हो जाएगा 200, चलो भैया ऐसे ही प्लस कर दो, ये हो जाएगा 4 1 5 8 4 12 12 का 2 हासिल लगा 1 1 2 1 3,
ठीक है, आ जाएगा 325। ठीक है, अब 325 आ गया। ओहो, आवाज दीजिए, हेलो हेलो, ठीक भैया आवाज जा रही है। चलो 325 हो गया, इसका परिमाण निकालो, अब मतलब सॉल्व कर लो। 325 है तो अगर 25 कॉमन करेंगे तो 25 गुणे समथिंग आएगा ना, 25 का तो बार बार आ जाना चाहिए। चलो तो 25 आएगा तो 25 का जाएगा 5, 25 से भाग देंगे, कट क्या नहीं रहा है। अच्छा 25 से भाग देंगे तो 25 से कम 25, 25 से कम 25 आ जाएगा, 7 बचेगा। 7 25 75, 3 आएगा, इतना आएगा। ठीक है, इतना आएगा इसका आंसर, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक इतना आ जाएगा। ठीक है, अब सब लोग कर लोगे यहाँ तक, यहाँ तक किसी को डाउट होगा? ठीक है, अब सिंपल से देखो लिखते हैं फॉर्मूला, कहाँ गया भैया, आ जाओ। ठीक है, देखो तो अब देखो लिखते हैं फॉर्मूला जो सबको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सर क्या होता है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो ए क्रॉस बी का मापांक होता है, बस यही होता है। ठीक है, बस जो मान निकाले उसको रख दो, कितना आया था 5 रूट में 13, और ये क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। ये फॉर्मूला है, बस इसको याद रखे रहना कम से कम। किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? देख लो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है मॉड ऑफ बोलो या ए क्रॉस बी का मापांक बोलो। ठीक है, ए क्रॉस बी का मापांक, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक निकाले 5 रूट में 13, इतना आ जाएगा इसका आंसर। बताओ कर लोगे? ठीक है, ये फॉर्मूला याद रहे। ठीक है, जहां वेक्टर ए वेक्टर बी क्या था, उस समांतर चतुर्भुज के 2 आसन भुजाएं थी। इस क्वेश्चन करके बताओ अब, सेम उसी तरह क्वेश्चन है। ठीक है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, काम वही करना है इसमें, इसका फॉर्मूला देखो पता होना चाहिए। देखो अगर जब विकर्ण दिया होता है, बता दे रहे हैं, देखो जब विकर्ण दिया होता है तो भी काम वही करते हैं, विकर्ण दिया होता है तो भी काम वही करते हैं हम लोग। D1, यहाँ पे D2 होना चाहिए ना, सॉरी, D2 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, वेक्टर D1 और वेक्टर D2 ये दोनों होना चाहिए। तो अगर हमको विकर्ण पता होता है, तो जब विकर्ण पता होता है सर, उस टाइम हम लोग कैसे निकालते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो उस टाइम भी करते हैं D1 क्रॉस D2 तो करते हैं, बट जब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखते हैं तो वहां लिखते हैं 1/2 मॉड ऑफ D1 क्रॉस D2, मतलब D1 क्रॉस D2 का मापांक, वहां पे 1/2 लेते हैं, हाफ लेते हैं। ये बात याद होना चाहिए, क्योंकि जब वो विकर्ण होता है, विकर्ण किस में क्या लेते हैं, उसका हाफ लेते हैं। अब देखो इस सब का डेरिवेशन अगर आता है तो भी अच्छी बात है कि हाँ, कि सर वो कैसे आया था फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को देख के रिवाइज करना तुम लोगों का काम है, इतना करना। क्योंकि देखो अगर फॉर्मूला आएगा ना तो आगे बहुत हेल्प होता है, आगे बहुत मदद करता है। इसलिए वो फॉर्मूला कैसे बना है तो थोड़ा बहुत कम से कम माइंड में चलना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो तो फॉर्मूला कैसे बना था। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर विकर्ण से युद्ध निकाले तो इसका फॉर्मूला कैसे बना था, ये सब आना चाहिए। ठीक है, बिना इसका काम नहीं चलेगा। बताओ इसका आंसर कितना आएगा? सब लोग D1 क्रॉस D2 निकालो भैया। ठीक है, तो सबसे पहला काम D1 क्रॉस D2 निकालो सभी लोग। देखो D1 क्रॉस D2 निकालोगे, कुछ नहीं करना है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप ये लिखना है, क्रॉस करना है भैया, i कैप माइनस में 3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये लिखना है। ठीक है भाई, कैप लगाएं, मुझसे सर बिंदु का नहीं लगा रहे, समझ जाना, इतना तो समझ सकते हो अब ना। ठीक है, हाँ बस एग्जाम में अच्छे से करना। ठीक है, हाँ हमारा खोजने से अच्छा है कि तुम लोग अपना अच्छे से करना। ठीक है, तो सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आई कैप जे कैप के कैप हो जाएगा, तो इसका 3 2 -1, उसका करोगे तो 1 -3 और 2। इसमें देखो प्रसार करें, अब देखो जब प्रसार करोगे तो कितना आएगा, देखो आई लिखोगे जिस पीछे वाला आई कैप लिखे, देखो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। देखो समझो ना, देखो वो जैसे अगर तुम ये लिए तो ये खत्म हो जाएगा ना, तो यही बचेगा ना। तो देखो इसका इससे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है,
इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 दूना 4, बीच में माइनस का साइन, -3 का मल्टीप्लाई -1 से, तो 3 एकम 3, तो +3 हो जाएगा, आ जाएगा -3। ठीक है, तो हो जाएगा, देखो 2 दूना 4 हो जाएगा, -3 एकम 3 +3 रहेगा, तो -3 हो जाएगा। देखो जे वाला होता है माइनस जे कैप, देखो ये खत्म, 3 दूना 6, -1 एकम -1, तो हो जाएगा +1। ठीक है, प्लस के कैप लोगे तो के लिए, तो ये खत्म 3 का इससे, तो माइनस में 3 3 9 और 2 एकम 2। क्लियर है, यहीं पे लिख दे नीचे। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 में से 1 गया, तो एक आई कैप बचेगा, एक आई कैप यहाँ से करोगे तो माइनस में 6 1 7, 7 जे कैप, और इधर करोगे तो माइनस में 11 के कैप, 11 के कैप। क्लियर है, अब इसका भी मापांक निकाल लो यहीं पर, देखो इसका भी मापांक यहीं पे निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। d1 क्रॉस d2 का भैया मापांक क्या हो जाएगा, रूट में वही x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। बस इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, √49 1 50 171। ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा 171। सोचो 171 किसी का अगर बन जाए तो मेरा काम हो जाए। सोचो 171 किसी का होगा, 171 तो किसी का होगा नहीं, तो इसको वही फैक्टराइज करके करना पड़ेगा। 171 4 से घटेगा नहीं, 9 से, तो 9 एकम 9, कितना बचेगा, 9 एकम 9, 8 बचेगा, 9 कैसे, हाँ 9 आ जाएगा, तो 9 मिलेगा कॉमन। ठीक है, 9 का जाएगा 3 बार, तो जाएगा 9 एकम 9, हाँ ठीक है, 9 एकम 9 आ जाएगा, बचेगा 8, 9 9 81। ठीक है, चलो ये आ जाएगा, क्योंकि 19 9 171 होता है, तो 9 का 3 बार आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब देखो जैसे इतना आया, अब लोग हम आते हैं अपने काम पे भैया, मेन मुद्दा पर। मेन मुद्दा जो हमारा है फॉर्मूला, क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पे देखो d1 d2 विकर्ण था, तो विकर्ण के केस में जो फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है, ये क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भैया d1 क्रॉस d2, मतलब विकर्णों के गुणनफल का जो मापांक लेते हैं उसका हाफ करते हैं, ये होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब यहाँ पे लिखोगे 1/2, इसको इंटू इसका मान कितना आया था, 3 आया था, और रूट में कितना था 19, रूट में 19, आंसर कितना हो जाएगा 3/2 रूट में 19 वर्ग इकाई, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3/2 रूट में 19 वर्ग इकाई। चलो आपको समझ में आया, एक क्वेश्चन और दिया जाए, करोगे, बोलो। चलो एक क्वेश्चन से देते हैं, चलो आओ करो, एक क्वेश्चन लिखते हैं, चलो आओ इसको भी करा जाए। ठीक है, चलो लिख रहे हैं, सदिश वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप का सदिश वेक्टर बी सदिश वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k का सदिश वेक्टर बी माइनस आई कैप प्लस 2 भैया प्लस जे कैप प्लस में 2k कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, और सबसे सिंपल क्वेश्चन ही आता है एग्जाम में, एक को तो सबसे सिंपल क्वेश्चन रहेगा ही। मेरे को बोला है कि एक सदिश वेक्टर ए है
3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप का सदिश वेक्टर i कैप माइनस आई कैप है प्लस j कैप प्लस 2k कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। बताओ इसका आंसर कितना आएगा सभी लोग। देखो कुछ नहीं करना, देखो सिंपल से देखो फॉर्मूला पहले आना चाहिए। देखो सबसे पहले देखो सबको आना चाहिए फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देना, याद करो इसको। वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, वेक्टर ए का जो वेक्टर बी पर प्रक्षेप होता है, ध्यान देना, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और देखना वेक्टर ए का वेक्टर बी पर है ना, तो मतलब बी नीचे रहेगा, बस ये समझना, क्लियर है। और अगर हम तुमसे बोले कि वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप, वेक्टर ए का वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप, तो कितना होता है, देखो ऊपर तो रहेगा डॉट प्रोडक्ट ही रहेगा, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, बस नीचे बदल जाएगा। देखो ए का बी पर था तो नीचे बी था, बी का ए पर है तो नीचे भैया ए रहेगा, बस बस। अब क्वेश्चन देख लो, तुम्हें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला बस कर लो, देख लो, या इसका सॉल्यूशन कर लो, यहाँ पे सॉल्यूशन कर लो, यहाँ पे देख लो क्या बोला है। बोला है कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर, तो बस कुछ नहीं करना है। तो अगर वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप बोला है तो क्या बोलोगे, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप इक्वल टू क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में क्या, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, बस बस सॉल्व करो। अब देखो थोड़ा इधर हम लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा इधर लिख रहे हैं क्योंकि अट जाना चाहिए ना, इसलिए थोड़ा इधर लिख रहे हैं। तो मान लो से यहीं पर अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ए का कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप हो जाएगा, इंटू में माइनस में i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन में कितना, वेक्टर बी का मापांक, वेक्टर बी का मापांक क्या होता है भैया, रूट में x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर, वैसे जो उसका गुणांक होता है, देखो एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक प्लस दो का स्क्वायर चार। अब इसी को सॉल्व कर लो, देख लो आंसर कितना आता है, ठीक है। इसी को सॉल्व करोगे तो कहाँ पे सॉल्व किया जाए, इसको थोड़ा सा ठीक है, चलो अब इसको देखो मल्टीप्लाई कर लोगे अपना, तुम लोग अपना, देखो 3 का आई से मल्टीप्लाई होगा, जब अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, देखो ये डॉट है भैया, तो याद होगा कि जब डॉट करते हैं तो आई का आई से, जे का जे से, के का के से होता है, तो आई का आई से करो, देखो कितना आता है, क्लियर है। अब देखो आई का आई से करोगे तो कितना हो जाएगा, वो 3 का 3 से करोगे तो 1 से -3 हो जाएगा, 2 का 1 से तो प्लस में 2 आ जाएगा, इसका करोगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, रूट में 6, बस। तो -3 है प्लस 2 है तो कितना आ जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा, कितना, इसको सॉल्व कर लो, -1 माइनस में 3, 12 से 3 गया 9, 9 बटा के रूट में 6। अब चाहो तो इसको काट के और छोटा कर सकते हो, ठीक है, अगर कोई चाहते हो इसको काट के छोटा करना तो भी इसको और छोटा कर सकता है। कैसे करोगे छोटा, और देखो 9 लिखा है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो भैया, 3 गुणे 3 लिख सकते हो, और जो रूट में 6 लिखा है इसको लिख दो, रूट में 2 गुणे रूट में 3 लिख दो। इसको जो तुम सॉल्व करोगे देखो एक को एक कट जाएगा, ऊपर कितना आएगा 3√3 अपॉन में कितना, रूट में 2, ऐसे आ जाएगा। तब अगर काटना चाहो तो, अगर नहीं काटोगे तो भैया बस आराम से देख लो, जितना आंसर आएगा उतना ही आएगा। चलो समझ में तो आई होगा भैया, कहीं भैया ऐसे कहीं हो गया, ये फॉर्मूला हम लोग कैसे था ना,
ठीक है। मैं देखो फॉर्मूला भैया देखो बस ढंग से याद रखना, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट सबको समझ में आएगा नहीं भैया? डॉट देखो जब करते हैं तो ये पता है ना कि डॉट जब करते हैं तो आई का आई से होता है, तो 3 का -1 से -3 हो जाएगा, 2 का +2 से 2 हो जाएगा, 5 का 2 से 10 हो जाएगा। सॉल्व करोगे 9/√6 आएगा। अगर तुम इस 9 को काटना चाहते हो तो √6 को लिख सकते हो √2 गुणे √3, और जो 9 था उसको 3 गुणे 3 लिख के 1 √3 काट दोगे तो भैया आ जाएगा 3√3/√2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इतना लंबा ही आ जाएगा, ठीक है। बताओ हो जाएगा? मल्टीप्लाई करना बता दो अच्छे एक बार। चलो देखो देखो जब डॉट, देखो जो ये था ना, ध्यान दो, देखो जिसको नहीं समझ में आया वो ध्यान देना। देखो 2i कैप था प्लस, हाँ इतना था, प्लस 5k कैप था, माइनस में क्या था, i कैप था, प्लस में j कैप, चलो प्लस में j कैप था, प्लस में 2k कैप था। जिसको समझ में नहीं आया देखो उसको बता रहे हैं, आराम समझना। देखो अगर हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे देखो कितना होगा, ये 3 हो जाएगा। देखो i का i से मल्टीप्लाई को सोचो, अगर i का i से मल्टीप्लाई होता है तो i कैप इंटू i कैप, ठीक है। तो ये कितना होता है, i इंटू में क्या बनता है cos थीटा ना। तो बताओ अगर i के साथ अगर तुम i का अगर एंगल लेते हो, i के साथ अगर तुम i का एंगल लेते हो तो कितना बनता है बताओ, 0 डिग्री। और जो 0 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए इसका आंसर कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम बताओ अगर i का j से मल्टीप्लाई करते हो, i कैप का अगर तुम j से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे मल्टीप्लाई करते हो डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो तुमको पता है मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा cos थीटा। अब एंगल कितना बनेगा, तो जब i का जब j से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाता है, 90 बन जाता है। पता है ना ये एक्सिस, ऐसे कि जब हम लोग पढ़ते हैं 3D में तो ये होता है i कैप, ये होता है j कैप और ये होता है k कैप। तो इन तीनों के बीच में 90 का एंगल बना होता है, 90 का एंगल, ठीक है। तो i और j के बीच में कितना बनेगा एंगल, 90, और 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 गुणे समथिंग कुछ भी होगा कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसलिए हम लोग केवल i का जो गुणा है केवल i से करवाते हैं, i का गुणा केवल i से, ठीक है। अगर j से करवाएंगे तो 90 बनेगा, 0 बन जाएगा। अगर i का गुणा k से करवाएंगे तो वहां पे 90 बनेगा, 0 बन जाएगा। तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं, करके दिखाते नहीं है। सेम उसी तरह अगर हम j को पकड़ेंगे, अगर j का मल्टीप्लाई अगर i से करवाएंगे तो तुम देखो i का j से करो या j का i से करो, एंगल तो बनेगा 90 का ही, तो फिर 0 बन जाएगा। इसलिए हम j का i से भी नहीं करवाते हैं, j का k से भी नहीं करवाते हैं, केवल j का j से करवाते हैं। क्योंकि जब j का j से होगा तो एंगल बनेगा 0, जब j का j से होगा तो एंगल बनेगा 0, मतलब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पे साइन मत लाना, क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस आता है, जब क्रॉस करते तो साइन आता है ना। तो यहाँ पे हमको पता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, केवल i का i से करते हैं, j का j से करते हैं, और k का k से करते हैं, ये रीजन है। चलो एक क्वेश्चन अच्छा और लिखते हैं, चलो इसका बताओ। चलो सबसे सिंपल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इस पर खत्म कर देंगे, ठीक है। बताना सदिश वेक्टर a इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप का परिमाण और दिक् को ज्याए कैसे लिखते हैं, दिक् को ज्याए ऐसे लिख दे। चलो समझ जाना, दिक् को ज्याए ज्ञात कीजिए। चलो इसका निकालो, ये वेक्टर a दिया है, इसका हमको परिमाण निकालना और दिक् को ज्या निकालना। तो निकाल के दिखा दो फटाक से, बताओ इसका परिमाण क्या होगा, फटाक सभी लोग कमेंट करो। परिमाण निकालना सबको आना चाहिए, बताओ इसका परिमाण क्या होगा। रूट में x² + y² + z² होता है, मतलब जो i का गुणांक होगा, जो j का गुणांक होगा, जो k का गुणांक होगा, सबका स्क्वायर रूट में प्लस कर दो, स्क्वायर करके आ जाएगा आंसर। हो गया। उम्मीद करते हैं देखो ये सबको आएगा। देखो हम बताते हैं, आप देखो परिमाण निकालना सिंपल सा ना, अगर वेक्टर a का अगर परिमाण निकालना है तो बस सिंपल सा क्या करो, मॉड ऑफ वेक्टर a, ठीक है। तो इसका निकाल लो, तो कितना करते हैं देखो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, और ये नहीं आएगा तो क्या कौन आएगा ये बता दो, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 36, आंसर कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर, हाँ तो 36 × 4 = 40, 40 × 4 = 49, ठीक है।
और 49 का आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दिक कोज्या, ठीक है, दिक कोज्या जानते हो ना भैया, जो एंगल बनता है दिक कोज्या पता है ना, कॉस अल्फा, क्या लिखते हैं, एल कॉस अल्फा कितना होता है भैया, एक्स होता है अपॉन में, अगर तुम वेक्टर ए लिए तो वेक्टर ए का मापांक से डिवाइड कर दो, यही होता है ना, यही करते हैं, सीधी सी बात है। कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू या कितनी है, 3 है, अपॉन में क्या, इसका मापांक कितना आया था, 7, बस। अगर 3 होता है ना, एक हो गया कॉस अल्फा, एक होता है एम होता है, एम इक्वल टू कितना होता है, एल एम एन होता है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसमें क्या होगा भैया, वाई बटा के क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए होगा, वेक्टर ए का मापांक हो जाएगा, और क्या, इसमें भी डिवाइड कर दो, बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू देख लो यहाँ से, वाई की वैल्यू, ये तो तुम्हारी वाई की वैल्यू है 2 बटे में कितना, 7, 2 बटे में 7। तीसरा क्या होता है, एन होता है, एन बराबर क्या होता है, कॉस गामा, ये कितना होता है, तो ये हो जाता है जेड अपॉन में क्या, मॉड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का मापांक ले लो, डिवाइड कर दो, जेड का मान कितना है भैया, 6 है, और इसका मान कितना है, 7 है, कैसे भी करो, देखो चीजें पता होनी चाहिए, वेक्टर में देखो ये सब आना चाहिए, क्या कि परिमाण कैसे निकालते हैं, ठीक है, परिमाण कैसे निकालते हैं, दिक कोज्या कैसे निकालते हैं, दिक कोसाइन कैसे निकालते हैं, ये सब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन थे, इन चारों क्वेश्चन को देखो हम बोलेंगे कि अच्छे से लगाना, देख लो एक बार, देखो हमारा पहला क्वेश्चन देखो ये था, ठीक है, हमारा जो है पहला क्वेश्चन जो था, इसको आराम से देखो सब लोग बनाना जरूर घर पे एक बार, ठीक है, ये देखो जो मेरा पहला क्वेश्चन था, उम्मीद करेंगे कि सबको समझ में आया होगा। ये देखो हमारा का पहला क्वेश्चन था, ठीक है, कि बोला था कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 आसन्न भुजा दी थी, तो कैसे करते वो बता दिए थे। ठीक है, आराम से वीडियो के एक बार फिर से देख लेना, समझ जाना और फॉर्मूले जरूर नोट करना। और दूसरा क्वेश्चन देखो हम ये बताए थे कि अगर किसी समांतर चतुर्भुज का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है, कब, जब उसका विकर्ण दिया हो, तब उससे कैसे उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, उस स्टेप को बहुत अच्छे ढंग से सब लोग समझना और ट्राई करना है, क्वेश्चन आया तो हम क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सके, कोई डाउट ना हो। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन देखो हम एक लिए थे कि प्रक्षेप ज्ञात करना, प्रक्षेप ज्ञात करना कि भैया वेक्टर ए का वेक्टर बी पर कितना प्रक्षेप होता है, या वेक्टर बी का वेक्टर ए पर कितना प्रक्षेप होता है, उसको कैसे निकालते हैं वो हम करना बताएं। ठीक है, उसके बाद एक चौथा क्वेश्चन लिए हैं जो सबसे इजी था, बहुत इजी था, जो बार बार पूछ देता है एग्जाम में, क्या है कि अगर कोई वेक्टर दिया हो तो उसका परिमाण कैसे निकालते हैं और उसकी दिक् कोज्या कैसे निकालती हैं, तो ये आना चाहिए, परिमाण और दिक् कोज्या निकाल लेनी चाहिए। क्लियर है, सबको समझ में आया है, आई थिंक सबको समझ में आया होगा, आई विश क्या सबको समझ में आए भी। ठीक है, अगर अभी नहीं तो कब समझ में आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार बुक उठाओ, चीज़ों को रिवाइज करो, चीज़ों को पढ़ो, ढंग से पढ़ो, ढंग समझो, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर जो होगा प्रोबेबिलिटी भी होता है, प्रोबेबिलिटी से बनेगा, 3D से बनेगा, सारे चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, ये मत सोचना कि इस चैप्टर से केवल एक क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं छोड़ देंगे, अगर छोड़ दोगे तो जो तुम्हारा टारगेट है कि 90+ मेरा नंबर है तो वो कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि वही 2 नंबर 4 नंबर मैटर करेगा बाद में, इसलिए जितना हो सके उतने सारे नंबर को भैया रख लो अपने पॉकेट में भर के दम, कि चलो यार ये चीज पढ़ के कंप्लीट अच्छे से, इसका थ्योरी, इसका एग्जाम्पल, इसका एक्सरसाइज अच्छे से करके समझ के करें कि क्वेश्चन कैसा पूछे उसको हम कर लें, ऐसा नहीं कि बस जो हम पढ़े रहे भाई, अगर क्वेश्चन कुछ अगर और पूछे तो वो भी कर लें। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना। तो फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ मिलेंगे, तब तक के लिए भैया बाय बाय, टाटा सबको।